साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से। औरैया फफूत थाना क्षेत्र की बरुआ गांव की रहने वाली प्रियंका गुप्ता शादीशुदा थी। भगवान ने उसकी झोली में 4 बच्चे दिए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार में खुशियां थी, सब खुश थे। लेकिन एक दिन उसके पति का आकस्मिक निधन हो जाता है। आकस्मिक निधन होने के कारण प्रियंका टूट जाती है, परेशान होने लगती है। कुछ समय बीत जाने के बाद वो अपने ही देवर आशीष के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है। नजदीकियां बढ़ाते बढ़ाते प्रियंका अपने ही देवर आशीष के साथ नाजायज संबंध में रहने लगती है। नाजायज संबंध कुछ दिन चोरी छिपे चलता रहता है। फिर कुछ लोगों को मालूम भी पड़ता है। साथियों, ये घटना 2024 की है। प्रियंका अब अपने देवर के साथ इस तरीके से रहती है कि जैसे कोई पति पत्नी रहता हो। फिर प्रियंका कहती है अपने देवर आशीष से कि ऐसे कितना दिन चलेगा। अब हम तुम्हारे साथ एकदम से रहना चाहती हूँ, मतलब खुला खजीना रहना चाहती हूँ। आशीष मौका देखकर बोलता है, प्रियंका तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम हमको पसंद भी हो, हम तुमको अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक कारण है। प्रियंका बोलती है, बताओ क्या कारण है, उस कारण का भी हल निकाला जाए। आशीष बोलता है, ये जो तुम्हारे 4 बच्चे हैं इनको हम नहीं अपना सकते, हम केवल तुमको अपना सकते हैं। तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो रहो। फिर प्रियंका बोलती है कि हम जहाँ जाएंगे हमारे बच्चे भी तो वहीं जाएंगे। बच्चे को हम कहाँ छोड़ देंगे, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। बड़ा लड़का 9 साल का है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, तो बच्चों को हम कहाँ छोड़ देंगे। तो आशीष बोलता है, आपको जो भी करना है करो, रास्ते से हटाओ इन कांटों को, क्योंकि इनका भार हम नहीं उठा सकते, इनको हम नहीं अपना सकते हैं। अगर तुमको रहना है हमारे साथ तो रहो। फिर प्रियंका सोच विचार में पड़ जाती है। अपनी सुख सुविधा स्वाद के लिए अपने ही 4 बच्चों को मारने का प्लान बनाती है। साथियों सोचिए, कोई ऐसी भी माँ हो सकती है कि जो अपने सुख स्वाद के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा दे। प्रियंका को सोचना चाहिए था कि अभी 10-15 साल शादी के हो गए, 4 बच्चे हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, केवल उसका पति जो है आकस्मिक निधन से उसकी मृत्यु हो गई। उसको ये सोचना चाहिए था कि हम पहली प्राथमिकता अपने बच्चों को रखना चाहिए,
कि बच्चे के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ हम रहेंगे वहाँ बच्चा रहेगा। अगर इस बात को सोचती तो आज इसको ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन इसने उल्टी बात सोची, नेगेटिव बातें सोची और एक दिन उन बच्चों को कहती है, अपने बच्चों को कहती है, बेटा कल चलना है वो नदी के पास, वहाँ चलेंगे, नदी में नहाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, फिर आएंगे। चारों बच्चों को रात में बहलाती है, फुसलाती है। वहीं फफूद की ही सेंगर नदी है, वही नदी पर ले जाती है। फफूद जो ये जगह है, वो वहाँ पे एक नदी है, नदी का नाम सेंगुर नदी है। उस नदी के पास ले जाती है चारों बच्चों को, पानी में उतरती है, नदी में उतरती है। उतरने के बाद चारों बच्चों को एक साथ में रखती है, एक हाथ से दो बच्चा, एक हाथ से दो बच्चा, और पानी में ले जाके चारों बच्चों को उस नदी में डुबोती है। नदी में डुबोते डुबोते बड़ा लड़का जो 9 साल का था, उसको मालूम हुआ कि हमको ये मारना चाहती है। फिर वो लड़का हाथ छुड़ा के निकल गया साथियों, वो वहाँ से भाग लिया। बाकी ये निर्दयी माँ उन 3 बच्चों को तब तक नदी में डुबोई जब तक बच्चे मृत नहीं हो गए। तड़पा तड़पा कर उन तीनों बच्चों की जान ले ली। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। फिर वो लड़का जो है भाग के आता है घर पे, फिर अपने घर वालों को, जो और भी घर के लोग थे, उनको बताता है। फिर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, गोताखोर लेके आती है। नदी में गोताखोर उतरते हैं साथियों, तीनों बच्चे मृत अवस्था में नदी में पाए जाते हैं। तीनों बच्चों की लाश निकलवाई जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब प्रियंका से पूछताछ होता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तो अपने देवर आशीष का नाम लेती है। सारी कहानी वो बताती है कि साहब ऐसे ऐसे है, हमारे पति ऐसे, उनका आकस्मिक निधन हो गया। फिर मैं अपने देवर के प्रेम जाल में आ गई, प्रेम प्रसंग में आ गई, नाजायज रिश्ते में आ गई, अवैध रिश्ते में आ गई। हमारा देवर हमको अपनाने के लिए एक शर्त रखा, जो शर्त इस प्रकार है कि मैं तुमको तो अपना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चों को नहीं अपना सकता। हमको अपने देवर के साथ रहना था, इसलिए हमने अपने बच्चों को मारने की ठान ली। साथियों, उसका देवर भी गिरफ्तार होता है, उससे भी पूछताछ होती है। वही बात वो भी बताता है, हाँ हमने कहा था इसको ये बात। साथियों, पुलिस जो है मजबूत एविडेंस इकट्ठा करती है, सारे छानबीन करती है, जांच करती है, फिर एक मजबूत केस बनाती है इन सब के ऊपर। साथियों, 11 महीने तक केस कोर्ट में चलता रहता है। 11 महीने के बाद कोर्ट के जज साहब ने इसके देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रियंका को फांसी की सजा दी। साथियों, इस महिला को फांसी की सजा हो गई। सोचिए आप, इसको क्या मिला जो ये सब सोची थी कि बच्चे को मार के देवर के साथ ऐश आराम करूंगी। इसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके 3 बच्चे तो यही तड़पा तड़पा के मारी, एक बच्चा जीवित बचा। साथियों, बताते चले
इसमें 7 लोगों की गवाही हुई और जो मेन गवाह इसमें बना, इसका ही बेटा 9 साल का, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी था, वो अपने आँख से देखा हुआ था। इस केस में इसके बेटे का बहुत अहम रोल है। बेटे की गवाही, अन्य 6 लोग और 7 लोगों की गवाही की वजह से इसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया। साथियों, आज सोचिए हमारे देश में सब क्या हो रहा है। किसी के दिमाग में जो भी आ रहा है, अपना अच्छा बुरा ना सोच के, केवल अपना ही फायदा सोच के लोग जो है, अपने परिवार का कोई भी फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं सोच रहे हैं कि हम ये कदम उठा रहे हैं, परिवार का क्या होगा। बहुत बड़ी विडंबना है साथियों। आपको बताते चले कि औरैया जिले में अभी तक 6 लोगों को फांसी हुई है। मैं जिले की बात कर रहा हूँ साथियों। औरैया जिले में अभी तक, इस केस में नहीं, अन्य केस में, ऐसा नहीं समझ लेना कि इस केस की मैं बता रहा हूँ, अलग अलग केसों में अब तक 6 लोगों को फांसी हुई है और जिसमें ये पहली महिला है उस जिले की कि जिसको फांसी हुई है। 5 पुरुष को फांसी हुआ था, 6वीं ये महिला, पहली महिला है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है। साथियों, आपका जो भी राय सलाह है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की एक दूसरी कहानी है, अपने ही देश हिंदुस्तान के केरला राज्य से है। केरला राज्य से एक डॉक्टर, नर्स, महिला जिसका नाम निमिषा प्रिया है, वो 2008 में यमन में आती है डॉक्टर की नौकरी, नर्स की नौकरी करने के लिए। वो 2008 से कई अस्पतालों में नर्स की नौकरी करती है और करते करते उसको ऐसा लगा होगा कि अपनी खुद की क्लिनिक खोल ले तो उसमें ज़्यादा फायदा है। खुद की क्लिनिक। साथियों, हम अपने देश में तो कहीं भी क्लिनिक खोल सकते हैं, कोई बड़ी अड़चन नहीं है, लेकिन हर देश का अपना नियम कानून होता है। तो यमन देश, वहाँ का कानून था कि अगर आपको क्लिनिक खोलना है, आपको बिजनेस करना है, तो आपको एक यमनी नागरिक को पार्टनर में रखना होगा। इस वजह से वो जो है पार्टनर को ढूंढने लगती है, तो एक पार्टनर मिलता है जिसका नाम है अब्दुल तलाल मेहदी। अब्दुल तलाल मेहदी करके इसको एक पार्टनर मिलता है और ये पार्टनर में क्लिनिक 2015 में खोल लेती है। साथियों, क्लिनिक चलने लगता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा जालसाजी हुआ। मीडिया न्यूज़ के अनुसार, खबर के अनुसार, कि जब वो कागज पार्टनर का बनवा रहा था, तो वो आदमी जो है इसको अपनी पत्नी के रूप में, मतलब हस्बैंड वाइफ के रूप में वो कागज में लिखा दिया। और हकीकत में ऐसा नहीं था, हस्बैंड वाइफ नहीं थे ये तो केवल पार्टनर में थे। तो उसने जो है इसको अपनी पत्नी बना लिया कागज में, और असल में नहीं थी। फिर इसका पासपोर्ट वगैरह वही रख लिया जो है। कुछ दिन के बाद, 2 साल के बाद 2017 में ये घर आने की सोचती है और उससे बोलती है, भाई मेरा पासपोर्ट दे दो, हम इंडिया जाना चाहती हूँ और फिर जाके फिर आ जाऊंगी फिर अपने क्लिनिक पे। वो जो है इसको पासपोर्ट नहीं देता, इधर उधर घुमाता है, आनाकानी करता है, बहाना बनाता है। फिर ये परेशान हो जाती है और एक नर्स तो रहती ही है, दवा के बारे में इसको जानकारी रहती है, इंजेक्शन के बारे में जानकारी रहती है। फिर एक दिन ये प्लान बनाई कि मैं उसके घर पे जाऊंगी और बेहोशी की सुई लगा दूंगी, वो बेहोश हो जाएगा और मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ के ले लूंगी और चली आऊंगी। जो इसने ये कबूल किया। जब इसने 2017 में उसके पास गई जो है,
जो जब इसको पुलिस ने पकड़ा है तो इसने इस बात को स्वीकार किया है। साथियों, 2017 में ये घटनाएं करती है और उस आदमी को इंजेक्शन लगा देती है, वो आदमी वहीं पे तत्काल मर जाता है, खत्म हो जाता है। वो जीवन भर के लिए सो जाता है, उठ नहीं पाता। फिर ये क्या करती है, इस हत्या को कि इसकी पोल न खुले, फिर उसके टुकड़े करती है और टुकड़े करके पानी के टंकी में इसको डाल देती है। जब उसके घर वाले देखते हैं कि वो तो है नहीं, कहाँ चला गया, फिर घर वाले पुलिस में शिकायत करते हैं। फिर पुलिस जो है तमाम सीसीटीवी कैमरे वगैरह छानती है, देखती है, तो उसमें इस लड़की, इस नर्स का फोटो आता है। बताते चलें, प्रियंका निमिषा प्रिया जो है, इसकी उम्र 37 साल है और 2008 से लगातार ये यमन में ही है। फिर पुलिस इसको पकड़ती है, सारे प्रमाण साक्ष्य दिखाती है, देखो तुम आई थी, ऐसे ऐसे है। साथियों, 2018 में वहाँ के लोअर कोर्ट में इसको दोषी करार दिया गया। 2018 में फिर इसने इस फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट भी इसको वही निचली अदालत जो लोअर कोर्ट है उसी के फैसलों को बरकरार रखा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको कोई रियायत नहीं मिली, वही कोर्ट का फैसला बरकरार रहा। साथियों, फिर 2020 में इसको फांसी की सजा सुनाई गई। जो यमन की राजधानी सना है, ये सना की जेल में बंद है, तो 2020 में इसको फांसी की सजा सुनाई गई। अब इसको जो है फांसी की डेट जो है, तारीख जो है 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। साथियों, आज समझो इसमें 13 तारीख है, 2 दिन और बचे हैं, 14, 15, 16। 2 दिन के बाद इस महिला भारतीय नर्स को फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इसको बचाने की तमाम कोशिशें लोग कर रहे हैं, अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली है। और इसकी माँ जो है, माँ की ममता देखिए दोस्तों, कि इसकी माँ जो है 1 साल से यमन देश में आके सना की, जो यमन की राजधानी है सना, वहीं सना की सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं आसपास इसकी माँ आके इसको बचाने की भरसक प्रयास कर रही है। वो भी समझ रही है कि बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, फिर भी एक आस लिए 1 साल से इसकी माँ इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। साथियों, मीडिया खबरों के अनुसार जो शख्स की हत्या हुई, उसके परिवार से लोग कई बार बातचीत किए ब्लड मनी देने के लिए। जैसे कोई हत्या हो गया जाने में या अनजाने में, अगर उसके परिवार को ब्लड मनी देके इस केस को क्षमा करा लिया जाए तो इसकी जान बच सकती है। न्यूज़ में तो ऐसा भी समाचार है कि $1 मिलियन, $10 लाख, मतलब इंडिया का अपना जो है 7 से 8 करोड़ रुपया जो है लोगों ने चंदा मांग मांग के इकट्ठा किया है। लेकिन तलाल के परिवार वालों ने ब्लड मनी लेने से साफ इनकार कर दिया गया है। इसमें सरकार भी काफी प्रयासरत है। अंतिम क्षणों तक कोशिश की जा रही है कि इस बिटिया को, इस भारतीय नर्स को बचाया जा सके। साथियों, गुनाह तो किया है, उसमें तो कोई ये नहीं कह सकते नहीं किया है। गलती तो इसने की है, अब चाहे जानबूझ के की हो चाहे अनजाने में। इसका यही है, ये कहती है कि हमने जानबूझ के नहीं इसकी हत्या की, हम इसको जो है बस बेहोशी की इंजेक्शन देना चाहते थे,
कि ये बेहोश हो जाए, हम अपना पासपोर्ट ले लूं और इंडिया चली जाऊं। साथियों, डोज ज़्यादा होने की वजह से उस शख्स की मौत हो गई और उसके बाद में मौत हो जाने के बाद इसने उसको टुकड़े में काट के जो पानी की टंकी में डाल दिया। ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। आप सोचिए, जो है बहुत बड़ी गलती है। साथियों, आगे क्या होता है भगवान ही मालिक हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस केस की पैरवी के लिए अंतिम क्षणों तक लोग लगे हुए हैं कि कैसे करके इसको बचाया जा सके। साथियों, 4 से 5 महीने पहले की बात है। एक महिला को और यही गल्फ देशों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो बांदा की रहने वाली थी। उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। बांदा की रहने वाली थी। वो भी ऐसे देश गल्फ में आई थी नौकरी करने, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि यहाँ पैसा कमाना अपने यहाँ से ज़्यादा मिलता है, इसीलिए लोग लालच में लोग आते हैं विदेश में कमाने के लिए। चलो यहाँ आएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, अपना घर खेती बाड़ी जो भी है कर लेंगे। लेकिन यहाँ लोग आके कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जाने में अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है जिसकी सजा उनको तो मिलती ही है, उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी मिलती है। तो अभी 4-5 महीने पहले एक महिला को सजा सुनाई गई थी फांसी की, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अभी ये हाल ही में दूसरी महिला है। तो आप सोचिए, जो है बताइएगा अपने कमेंट में कि एक वो माँ की ममता है, जो अपने ही, जो मैं पहली कहानी आपको बताया, वो अपने ही बच्चों को मार के अपने ही सुख स्वाद के लिए अपने देवर के साथ रहना चाहती थी। और एक ये माँ है, ये जानते हुए कि उनकी लड़की ने गलत किया है या गलत उसके हाथ से हो गया है, फिर भी उसको बचाने की भरसक कोशिश कर रही है। अंतिम क्षण तक, जिसे कहते हैं ना, अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ भी रही है। सोचिए, विदेश में आके एक साल से अपनी बिटिया को, जहां उसकी बिटिया बंद है यमन की राजधानी सना की सेंट्रल जेल के आसपास कमरे का किराया लेके खान खर्चा करके यहाँ रह रही है कि बेटी को कैसे बचा ले। साथियों, माँ की ममता का फर्क देखिए। माँ तो माँ होती है। माँ तो वो होती है कि बच्चे को अगर कहीं फंसा देखती है, कोई बात में तकलीफ देखती है, तो माँ सोचती है कि भगवान हमको वो तकलीफ मिले, हमारे बच्चे को ना मिले। माँ तो ऐसी होती है। जो मैं औरैया की कहानी बताया, क्या ये माँ हो सकती है? ये क्या किसी की सगा हो सकती है जो अपने ही खून पसीने के बच्चे को मार डाली? जिस देवर के साथ वो जाने के लिए, रहने के लिए तैयार हुई, क्या वो वहां रुकती जो है? हाँ, क्या वो वहां रुकती? कभी किसी लालच में उसको भी मार डालती। ये कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी महिलाओं का कोई नहीं सगा है। हाँ, ऐसी महिलाएं किसी की सगा नहीं हो सकती हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख स्वाद के लिए कुछ भी कर सकती हैं। साथियों, दोनों कहानियां बड़ी ही दुखद हैं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए। हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।